67 बीपीएससी में भाग लेने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 के अंतर्गत हमें इंडियन हिस्ट्री एंड कला एवं संस्कृति को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर से हमेशा एक प्रश्न रहता है। आज हम लोग मौर्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण विश्लेषण को देखेंगे। मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ये 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह 62वीं 60वीं से 62वीं एग्ज़ाम जो 2018 में हुई थी उसमें प्रश्न था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हमारा आंसर राइटिंग क्या हो, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। इस बार के लिए मौर्य कला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कला किसी काल के मानवीय कल्पनाओं के मूर्त रूप को प्रदर्शित करती है। कला के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य कला को भारतीय उत्कृष्ट कला के प्रारंभ का समय माना जाता है। ऐसे हमें लिखना है। उसके बाद हड़प्पा काल के पश्चात सर्वप्रथम मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य कला का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन भी बेहतर होना चाहिए। उसके बाद जीवी गोखले के अनुसार मौर्य कला से पूर्व की भारत की कला का इतिहास भाषा की दृष्टि से एक सादे पृष्ठ और पुरातत्व की दृष्टि से खाली अलमारी की भांति हैं। यानी मौर्य काल के पहले भारतीय कला जो थी वह सिंपल थी और उतना उत्कृष्ट नहीं थी जितना कि मौर्य काल में हुआ। मौर्य कला को हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मौर्य कला को हम बांटेंगे दो भागों में। एक तो आपको राजकीय कला, जो राजाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त था और विकास में राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा लोक कला, मूर्ति कला, जो आम जनमानस की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसको हमें सबसे पहले एक डायग्राम में समझना है, राजकीय कला और लोक कला। फिर हमें राजकीय कला के बारे में समझना है। राजकीय कला में राज रक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को भी शामिल किया जाता है। राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण है मगध सम्राट चंद्रगुप्त का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार से प्राप्त राजप्रसाद। यह मौर्य काल का पहला महत्वपूर्ण राजकीय कला है। इस राजप्रसाद यानी राजभवन से, सभा भवन से प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सभा भवन में 80 पाषाण स्तंभ है, यानी पत्थर के 80 पिलर्स हैं। इस सभा भवन की विभाएँ यानी 140 फीट गुने 120 फीट हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने इस प्रासाद को देव निर्मित भवन बताया था। यानी ये मानव निर्मित नहीं थी बल्कि देव निर्मित थी, यह फहियान का कथन है। मौर्य कला में सर्वाधिक अवशेष सम्राट अशोक के समय में प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के समय की कलाकृतियों को हम 4 भागों में बांटेंगे, उसको भी देखना है। ये 4 भाग हो गया। मौर्य काल के अधीन, सम्राट अशोक के अधीन मौर्य काल में जो कलाकृति का विकास हुआ, वो पहला भाग है स्तंभ, दूसरा स्तूप, तीसरा पाषाण वेदिका और चौथा गुहा विहार। एक एक करके इन टॉपिक को हम समझते हैं। स्तंभ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। स्तंभ कला के परंपरा का विकास भारत में मौर्य काल से ही हुआ है। अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करवाया था और देश के विभिन्न भागों में स्थापित भी किया था। तो पिलर्स के द्वारा अशोक ने, उस समय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं थी,
उस पर अभिलेखों को खुदवाया, अपने निर्देश को, अपने धर्म की नीति को उसने खुदवाया था। अब हम लोग देखते हैं उस स्तंभ की क्या विशेषता है। चूँकि पहली विशेषता है यह एकास्मक पत्थर से बना हुआ है, यानी एक ही पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यह जो है स्तंभों पर खास तरह के पॉलिश का प्रयोग किया गया है। यानी स्तंभ जो है, स्तंभ पर कई तरह के अभिलेख हैं जो मौर्यकालीन शासकों का निर्देशन है उसमें। तो एकास्मक पत्थर से बना हुआ है, एक ही पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और स्तंभों पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की गई है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ स्तंभ की संरचनात्मक विशेषता की आकृतियाँ हैं, जैसे पशु आकृति, चौकी हो गया, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसमें जो है स्तंभ की खास विशेषता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे ऊपरी जो हिस्सा है पशु आकृति है, विभिन्न प्रकार के पशुओं की आकृति है। बीच में जो स्टेप है वह चौकी का है। नीचे वाला जो हिस्सा है वह कंठ है और उल्टा कमल है। और सबसे निचला जो है हिस्सा जो है कमल के बीच का हिस्सा, उसे हम मेखला कहते हैं। और इस प्रकार जो है स्तंभ को हम तना कहते हैं। तो ये स्तंभ जो है मौर्य काल की प्रमुख विशेषता है। फिर हम लोग स्तूप की चर्चा करते हैं। स्तूप महापरिनिर्वाण के बाद, यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं अवशेषों पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे हम स्तूप कहते हैं। यह ईंट अथवा प्रस्तर के बने होते हैं और ठोस गुंबित होते हैं। यानी स्तूप का निर्माण जो होता है महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्मावलंबियों का एक क्या है वह, आप इस समझ सकते हैं कि जिस समाधि स्थल है जिसे हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का डिजाइनिंग इस प्रकार किया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है स्तूप का, जिसे हम छत्र कहते हैं, पिलर से बना हुआ उसको यष्टि कहते हैं। उसके जस्ट निचले हिस्से को हम हर्मिका कहते हैं। फिर ये गोल आकृति में बना हुआ है जिसे हम अंड कहते हैं। और उसके बाद स्तूप का जो ये हिस्सा है, ये अंड के ऊपरी वाले हिस्से को हम ऊपरी दक्षिणापथ कहते हैं। और ये प्रवेश द्वार है जिसे तोरण या द्वार कहा जाता है स्तूप। उसके बाद हम लोग मौर्यकालीन स्तूप के बाद में हम लोग गुफाओं की चर्चा कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों को तराश करके कई सारी गुफाएं आजीविकों को दान में दिया था। ये भी मौर्य कला का एक सुंदर उत्कृष्ट नमूना है। उसके बाद में हम मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। मौर्य काल में कला के क्षेत्रों में पाषाण का प्रयोग हुआ है। फलस्वरूप कलाकृतियों का यानी कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गई है, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, इस तरह के महत्वपूर्ण कंटेंट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।